हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी को एमसीक्यू से कवर करेंगे और ये जो सीरीज़ है हमारी एनसीईआरटी की, ये उन बच्चों के लिए वरदान है जिनका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं है। इसका फ़ायदा ये भी है कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत ही शॉर्ट में कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी का जितना भी सिलेबस है वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। और एनसीईआरटी के जितने भी एमसीक्यू एग्ज़ाम में आ सकते हैं, किसी प्रकार के आ सकते हैं, आपको ये सभी हमारी जो एनसीईआरटी की ये जो सीरीज़ है, वीडियोज़ हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे। आपको कहीं और भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आपको मैं एक बात और बता दूँ, आप सबको पता भी होगा, जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं उसकी जो आंसर की आती हैं उसमें जो आंसर माने जाते हैं ना, वो हमेशा एनसीईआरटी के ही माने जाते हैं। आप कोई सा भी सोर्स दे दो, बड़ा सा बड़ा किताब दे दो, कोई भी नेट दे दो, कुछ भी दे दो, उसके सोर्स को नहीं माना जाता है, डिनाई कर दिया जाता है। तो इसको देखते हुए आजकल मतलब कि एनसीईआरटी जो है वो पढ़ना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि इसके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। अब ये जो हमारी जो सीरीज़ हम लोगों ने निकाली है, हमने एक नया तरीका निकाला है, आप सबके लिए निकाला है, जिससे कि आप एनसीईआरटी को बहुत ही शॉर्ट तरीके में कवर कर लें, एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर कर लें। अब जिन बच्चों को पढ़ चुके हैं, उनको रिवीजन करनी है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है ही कि केवल वीडियो देखो और एनसीईआरटी कवर हो गई। और जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है, जल्द से जल्द उनको कोर्स कंप्लीट करना है, तो वो भी एनसीईआरटी की वाली जो हमारी वीडियो है एमसीक्यूज़ की, वो देखें और अपने सिलेबस को पूरा कवर कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में जॉब पाने के लिए हमारा एक एक नंबर मायने रखता है। वहाँ पर एक नंबर से कट ऑफ इधर या उधर हो सकती है। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें। लास्ट तक आप देखना, आपको कितनी सारी नॉलेज आ जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं और बन भी सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो सीरीज़ है ये हमने ज्योग्राफी से स्टार्ट करी है। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 निकाल चुके हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट वर। ये बोल रहा है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ठीक है। अब इसका ऑप्शन है कि एडमंड हिलेरी या फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नॉर्वे, शेरपा आएगा, यहाँ पे शेरपा भी आएगा, और तेंजिंग नॉर्वे, हिलेरी क्लिंटन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, ये 1000 बार क्वेश्चन में पूछा गया है एनसीईआरटी से। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे अच्छे अच्छे। तो इसका सही आंसर है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे शेरपा। तो यहाँ पे क्या है, पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये दोनों थे, ठीक है। अब ये जो तेंजिंग नॉर्गे हैं ये हमारे भारत के हैं, इंडिया के, और जो एडमंड हिलेरी हैं ये थे न्यूजीलैंड के। अब इन दोनों ने जो माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़े थे 29 मई 1953 में। कभी कभी ये डेट भी पूछ ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975। मतलब कि पहली महिला जिसने 19 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था, कौन थी वो? हिलेरी क्लिंटन थी, बचेंद्री पाल थी, संतोष यादव थी, या फिर जोंको ताबेई थी। तो ये थी जोंको ताबेई, ठीक है। अब ये जो थी ये जापान की थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें यहाँ पे देखनी है, यहाँ पे पूछा है फर्स्ट वुमेन, पहली महिला। इसमें पहली महिला किसकी? विश्व की, वर्ल्ड की। यहाँ पे भारत की बात नहीं करी गई है, ठीक है। तो विश्व की आती है पहली महिला, जापान की थी जोंको ताबेई, ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑन 23 मई 1984। मतलब भारत की पहली महिला जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा था, वो कौन थी? तो संतोष यादव, बचेंद्री पाल, सुष्मिता सेन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बचेंद्री पाल, ठीक है, बचेंद्री पाल थी। अब यहाँ पर आपको नोट करना है, यहाँ पर इंडियन वुमेन पूछा है, पहली भारत की पहली महिला पूछा है, ठीक है। और डेट है 23 मई 1984। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, पूछ ली जाती है। तो बचेंद्री पाल वो थी जो कि पहली महिला, भारतीय महिला बनी माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखने वाली। और जो संतोष यादव थी ये भी भारतीय ही हैं, भारत की हैं। ये पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करी, ठीक है, 2 बार चढ़ाई कर चुकी हैं संतोष यादव। अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि भारत की पहली महिला
जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी तो बचेंद्री पाल। अगर ये आता है कि भारत की महिला, पहली महिला जो कि माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई कर ली, तो ये आएगा संतोष यादव। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीप का मतलब क्या, कंटिनेंट, जिसके होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत व्रत होकर गुजरती है। यहाँ पे ये पूछा गया है। अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर यूरोप है, तो इसका सही आंसर है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पर कि ये तीनों की तीनों रेखाएं, मतलब कि इक्वेटर, ठीक है, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया इसका इक्वेटर है, मतलब कि हो गया ये विषुवत व्रत, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कि मकर रेखा, ये तीनों की तीनों अफ्रीका से गुजरती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें जो अफ्रीका है, अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है एशिया के बाद। ठीक है, जो एशिया है वो पहला सबसे बड़ा कंटिनेंट है, उसके बाद अफ्रीका आता है। चलिए, ये था क्वेश्चन हमारा। अब हमने जो अपना जो चैनल है उस पर हम लोगों ने एक MCQ सीरीज चला रखी है, जिसमें कि आपको 8 MCQs मिलते हैं GS के, और 10 MCQs आपको मिलते हैं पॉलिटी के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखने के बाद आपको किसी भी किताब या फिर किसी भी नेट को छानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। साथ में दूसरी सीरीज़ हमारी चल रही है ट्रिक्स की। ये जो ट्रिक्स हैं, हम जो ट्रिक्स से आपको 5 MCQs करवाते हैं, ठीक है, इस तरीके से करवाते हैं कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपके ये 5 MCQ 100% सही होंगे, क्योंकि जो हमने ट्रिक्स बताई हैं वो आपको हमारे चैनल के अलावा कहीं और नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जो ट्रिक्स हैं ये हमने खुद बनाई हैं। हम जैसे पढ़े हैं वैसे ही आपको बता रहे हैं। आपको ये ट्रिक्स कहीं नहीं मिलेगी, पूरे यूट्यूब में मिल ही नहीं सकती हैं, क्योंकि ये ट्रिक्स हमने खुद बनाई हैं। नेक्स्ट सीरीज़ हमारी चल रही है करंट अफेयर्स की, जहाँ पर कि हम लोग मंथली मैगजीन लेकर आते हैं आप सभी के लिए। ठीक है, मंथली मैगजीन जनवरी की ला चुके हैं, फरवरी की हमारी जनवरी की भी ला दी है, और मार्च की भी आपकी हम आ जाएगी। साथ में नेक्स्ट सीरीज़ है, और भी सीरीज़ है हमारी NCERT की। देखो यहाँ पे हम NCERT आपको MCQ से कवर करवा रहे हैं, लेकिन हमारी दूसरी सीरीज़ है जहाँ पर हम लोग NCERT आपको डिटेल में पढ़ाते हैं, जहाँ पर कि पूरा का पूरा डिटेल है। अगर बच्चों को डिटेल में पढ़ना है तो वो जाके उस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारी एक और सीरीज़ चल रही है, अगर कोई बच्चा मेंस का तैयारी कर रहा है तो मेंस के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं, उसमें भी हम लोग आपके लिए रेगुलर लेकर आते हैं वो टॉपिक्स। अब इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये जो हमारे चैनल पर है, यहाँ पर हिंदी मीडियम और साथ में इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों का ध्यान रखा गया है। दोनों ही बच्चे हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अब आपको पता होगा कम्युनिटी है हमारे चैनल की, वहाँ पर भी हम रेगुलर आपके लिए क्वेश्चंस डालते हैं, जिससे कि चाहे वो इंग्लिश के हों, चाहे मैथ के हों, चाहे GS के हों, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जाएं और क्वेश्चन को गलत करके ना आए, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर पूछी है, विश्व की पूछी है, गंगा, नील, अमेज़न या फिर कॉन्गो। तो इसका सही आंसर है नील। ठीक है, नील नदी है, गंगा नहीं है, क्योंकि गंगा तो हमारे भारत इंडिया की है। यहाँ पे विश्व की पूछी है, ये हमारे इंडिया की लंबी नदी है। अब जो नील नदी है ये कहाँ पर है, ये है अफ्रीका में नील नदी है, और सबसे लंबी। आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपसे लंबी नदी पूछी है तो वो हो गई आपकी नील नदी। और ये जो अमेज़न रिवर है, अमेज़न नदी है, ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है ब्राज़ील में और दक्षिण अमेरिका में मिलती है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में मिल रही है। अब ये जो है ये विश्व की, ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी देखें, अगर हम इसको देखें ऐसे चौड़ी चौड़ी नदी है जो कि बहुत सारा पानी लेके चलती है। अगर वॉल्यूम में देखें तो, ठीक है, वॉल्यूम में देखें तो बहुत सारा पानी अपने साथ लेके चलती है। अगर क्वेश्चन में आता है विश्व की लंबी नदी तो इसका आंसर है नील नदी, और अगर आता है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर तो वो हमारा आंसर होगा अमेज़न रिवर। कहाँ पर है, नील नदी है अफ्रीका में, और अमेज़न नदी है साउथ अमेरिका ब्राज़ील में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर लिंक्ड बाय। यहाँ पूछा है कि उत्तरी अमेरिका और को दक्षिण अमेरिका से क्या चीज़ जोड़ती है।
इस्थमस ऑफ पनामा, पनामा स्थल संधि, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, जिब्राल्टर की जल संधि, जावा स्ट्रेट, यहाँ जावा नहीं आएगा, यहाँ पे सुंडा आएगा, ठीक है, सुंडा स्ट्रेट या सुंडा की जल संधि, पाक स्ट्रेट या फिर पाक जल संधि। तो इसका सही आंसर है पनामा की जल संधि, मतलब इस्थमस ऑफ पनामा। अब आप पूछोगे कि ये होता क्या है, इस्थमस क्या होता है, मतलब कि स्थल संधि क्या है, जल संधि क्या है, तो उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर डायग्राम में देख लेते हैं। अब ये देखिए इस्थमस है, देखो ये जो इस्थमस होता है, या फिर अगर हम बोलें स्थल संधि, ठीक है, स्थल संधि देख लो यहाँ पे, ये हो गया स्थल संधि, स्थल संधि है ये। स्थल संधि क्या होता है, यहाँ पे स्थल से ही पता पड़ रहा है कि एक ऐसा स्थल या फिर एक ऐसा लैंड, पतला सा लैंड, ये देखो पतला सा लैंड है जो दो बड़े बड़े स्थलों को जोड़े, मतलब कि जो बड़े बड़े दो स्थल को जोड़ दे, तो उसको हम बोलते हैं स्थल संधि या फिर इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। और अब है ये जल संधि। अब जल संधि नाम से ही पता पड़ रहा है कि जल, मतलब कि एक ऐसा पतला जल का मार्ग जो दो बड़े बड़े जलों के एरिया को जोड़ दे, जैसे कि महासागर हो गया, समुद्र हो गया, ये हो गया हमारा जल संधि, मतलब कि स्ट्रेट हो गई, इंग्लिश में देखें तो स्ट्रेट हो गया, और हिंदी में देखें तो जल संधि। ऐसे स्थल संधि मतलब इस्थमस और स्थल संधि। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम क्या है। यहाँ पे पूछ रहे क्या है, कौन सी जल संधि है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो इसका आंसर है हमारा पाक स्ट्रेट, ठीक है, हिंदी में बोले तो पाक जल संधि, ये हो गया। अब ये तो हमने हिंदी में पढ़ लिया, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए देख लो, यहाँ पे सेम ही लिखा है, इस्थमस है और स्ट्रेट है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया था कि उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को कौन जोड़ता है, तो इस्थमस ऑफ पनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द इस्थमस, कि स्थल संधि से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, या आपको ना अभी पढ़ा दिया है पूरा, कि स्थल का एक ऐसा संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, कि नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट जॉइनिंग द टू लैंड मास। बिल्कुल सही बात है, आपको पढ़ा मैं चुकी हूँ, तो इसका सही आंसर यही है। और अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें कि पानी का एक ऐसा संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग द टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशन, तो ये क्या है, ये है स्ट्रेट बोलो या फिर जल संधि बोलो। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि आजकल जो भी एग्ज़ाम हो गए हैं ना, जो भी पेपर आप देने चाहते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं चाहे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ज़रूरी है कि आपको ये इंग्लिश के वर्ड भी आने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा चालू हो गया है, वो इंग्लिश के वर्डों को हिंदी में लिख के दे देता है। तो हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि हम लोग इंग्लिश मीडियम के वर्डों को भी जानें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट पूछा है और वर्ल्ड की पूछी है, तो इसका रॉकी है, एटलस है, एंडीज़ है या फिर हिमालय है। ये हिमालय बिल्कुल भी नहीं है, इसका सही आंसर है एंडीज़, ठीक है, एंडीज़ माउंटेन रेंज है जो कि वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। चलो इसको मैप में देख लेते हैं। अब इसको मैप में थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा हम लोगों को। ये देखो यहाँ पे देखते हैं, ये देखो ये रहा, ये साउथ अमेरिका है और एंडीज़ माउंटेन रेंज ये रही यहाँ पर है। साउथ अमेरिका में इतनी ज़्यादा लंबी है, पूरे के पूरे साउथ अमेरिका को इसने लगभग कवर कर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंटिनेंट साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर, कि यहाँ पे पूछा है किस महाद्वीप के मध्य में दक्षिणी ध्रुव स्थित है, कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर भी उसके सेंटर में साउथ पोल है, दक्षिण ध्रुव है। क्या वो आर्कटिक है, एंटार्कटिक है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर साउथ अमेरिका है। इसका सही आंसर है एंटार्कटिक। आर्कटिक बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आर्कटिक जो है वो उत्तर दिशा में है, वो नॉर्दर्न साइड में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल ही कट जाता है, एंटार्कटिका है, क्योंकि एंटार्कटिका जो है वो एकदम साउथ में है, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में। अगर हम इसको देखें, ये देखो आपको बना के दिखा देती हूँ मैं, कि मानो ये हमारी पूरी अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कंटिनेंट रफली बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंटिनेंट रफली बना रहे हैं। ये हो गया हमारा अफ्रीका, और ठीक है ये हो गया ऑस्ट्रेलिया।
तो यहाँ से ऐसे करके चलें तो ये है हमारा अंटार्कटिका, ठीक है, ये हमारा अंटार्कटिका है, ठीक है। और यहाँ पे इसके एकदम मध्य में यहाँ पर है साउथ पोल। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि दक्षिण ध्रुव कहाँ पर है, कौन से कंटिनेंट के सेंटर में है, कौन सा महाद्वीप के सेंटर में है, तो वो है साउथ पोल के। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आता है हमारा नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव आता है, ये साउथ दक्षिण ध्रुव है। और अंटार्कटिका क्या है, हमारा महाद्वीप है, एक कंटिनेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैत्री एंड भारती आर टू रिसर्च स्टेशन बिलोंग्स टू विच कंट्री। यहाँ पूछा है कि मैत्री और भारती किस देश के शोध केंद्र हैं सबसे, तो ये इंडिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका का या फिर कनाडा का। तो इसका सही आंसर है भारत के। अब ये है कहाँ, मैत्री और भारती जो शोध केंद्र है, रिसर्च स्टेशन है, वो कहाँ पर है, वो है अंटार्कटिका महाद्वीप में, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप में है। और यहाँ पर क्या करते हैं हम, और इसमें केवल भारत के ही नहीं, अंटार्कटिका में केवल शोध केंद्र, यहाँ पे बहुत सारे देशों के और भी देशों के शोध केंद्र हैं, रिसर्च सेंटर हैं, रिसर्च स्टेशन हैं, जो कि यहाँ पे रिसर्च करते हैं, एनवायरमेंट की रिसर्च करते हैं, जिससे कि आगे आने वाली कोई भी ग्लोबल वार्मिंग या फिर कोई भी समस्या है उससे निपटा जा सके। तो यहाँ पर हमारे भारत के मैत्री और भारती शोध केंद्र हैं अंटार्कटिका कंटिनेंट पर, और वो भारत के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज़ नोन एज अ ब्लू प्लैनेट, कि कौन से ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति, अर्थ, मार्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है पृथ्वी, मतलब कि धरती को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं या फिर नीला ग्रह बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारी धरती है या पृथ्वी बोल लो, उसका जो 71वां जो पार्ट है वो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब जैसे कोई भी चीज़ है तो उसमें बोलो कि 71% जो उसमें पानी ही है और बाकी जो बचा हुआ है 29% वहाँ पे वो लैंड है। तो इसी की वजह से 71% पार्ट पर, ठीक है, 71% पार्ट पर पानी होने की वजह से जो हमारी धरती है वो ब्लू प्लैनेट कहलाई जाती है, नीला ग्रह उसको बोला जाता है। अब जुपिटर है, जुपिटर को क्या बोलते हैं, पीला ग्रह बोलते हैं। और मार्स को क्या बोलते हैं, मार्स को बोलते हैं लाल ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस सेपरेट द एशिया एंड यूरोप, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। एंडीज़, देखो एंडीज़ हमने देखा, एंडीज़ नहीं है क्योंकि एंडीज़ जो है वो साउथ अमेरिका में है, तो ये तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो गया। अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय भी गलत है क्योंकि हिमालय तो हमारे भारत में ही है, इंडिया में है, नेपाल में है, ठीक है, यहाँ पर है। अब नन ऑफ द अबव हो भी सकता है ना हो, लेकिन इसका सही आंसर है उरल माउंटेन, कि जो उरल माउंटेन जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करता है। इसको अगर हम देखें मैप में तो ये देखो, ये रहा, ये देखो, ये रहा यूरोप और ये रहा एशिया। तो इसको सेपरेट कौन कर रहा है, उरल माउंटेन कर रहा है। अब देखो हिमालय यहाँ पर आ गया, ये तो सेपरेट कर ही नहीं रहा, ठीक है, हिमालय यहाँ पर आ गया, तो उरल माउंटेन इसको सेपरेट करता है एशिया और यूरोप को। चलिए एंडीज़ आपको पहले बता चुकी थी मैं, एंडीज़ यहाँ पर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द साइज़, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंटिनेंट इज़, मतलब आकार के अनुसार, अगर हम देखें आकार के अनुसार देखें तो महाद्वीपों का घटता हुआ क्रम क्या है। क्या वो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या फिर अंटार्कटिका है। तो इसका सही आंसर है पहले एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर आएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका वही जहाँ पर कि हमारे रिसर्च सेंटर है मैत्री और भारती, उसके बाद है यूरोप और फिर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हमारे 7 कंटिनेंट है, 7 महाद्वीप हैं। अगर हम उनको आकार से देखें सबसे बड़ा है एशिया जहाँ पर कि हम लोग, हमारा भारत है, फिर है अफ्रीका, फिर है नॉर्थ अमेरिका जहाँ पे कि कनाडा है, यूएसए है, और साउथ अमेरिका जहाँ पे कि ब्राज़ील है और अमेज़न रिवर वहाँ पे बहती है, और फिर है अंटार्कटिका जहाँ पे कि शोध केंद्र है हमारे, और फिर यूरोप हो गया जहाँ पे कि यूक्रेन है, लड़ाई हुई है, और ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता ही है सबको। तो ये हो गया। अगर इसको हम लोग मैप में देखते हैं तो मैप में देख लेते हैं
चलो ये हो गया हमारा एशिया पहला नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर हमारा हो गया अफ्रीका, तीसरा नंबर हमारा हो गया उत्तर अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, चौथा हमारा हो गया दक्षिणी अमेरिका साउथ अमेरिका, और पांचवा हमारा है एंटार्कटिका, छठा है हमारा यूरोप, और सातवां है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ये है 7 महाद्वीप, उनके आकार से, उनके साइज़ के हिसाब से इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। उसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि तीसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, तो वो कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। अगर कोई पूछे कि छठवां सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, तो वो हो गया यूरोप का, यूरोप हो गया, ठीक है। पांचवा कौन सा, एंटार्कटिका हो गया। तो इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। छोटी सी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक बार याद कर लोगे तो एक चीज़ याद कर लिया, आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको याद करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो, आपको याद हमेशा हो जाएगा। ये मत सोचिएगा मैं भूल गया, मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार जब पढ़ लेते हो तो आपको याद हो जाता है, क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड जो होता है उसमें वो याद रहती हैं चीज़ें। चलिए बार बार रिवाइज करते रहिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत ईजी है। चलिए, हाउ मच परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ, कि जल का कितना परसेंट भाग पृथ्वी पर अलवण जल के रूप में पाया जाता है। अलवण का मतलब क्या हो गया, कि जिसमें कि नमक नहीं है, ठीक है। फ्रेश वाटर हो गया 2.5%, 3.5%, 5.6%, 5.2%। उसका सही आंसर है 2.5%, ठीक है। 2.5% है। यहाँ पर क्या है, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, उसका 97% जो है ना, वो पानी जो है 97% पानी जो है वो हमारे ओशन बोल लो या फिर हमारे सागरों या फिर महासागरों में पाया जाता है, जो कि नमकीन होता है, ठीक है। जो कि नमकीन है, खारा है, जिसको कि हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर उसको यूज़ करेंगे तो हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा उसको सफाई करने के लिए। अब इसके अलावा कितना बचा, 2.5%, लगभग 2.5% जो पानी बचा वो क्या बचा, वो फ्रेश वाटर बचा हमारा, ठीक है। फ्रेश वाटर बचा मतलब कि अलवण जल बचा, जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए। अब लेकिन ये जो फ्रेश वाटर पानी है ना, ये भी ऐसे नहीं मिलता। ये किस रूप में मिलता है, ये मिलता है ग्लेशियर, मतलब कि बड़े बड़े जो बर्फ़ें होती हैं, ठीक है, उसमें ग्लेशियर की शीट्स में मिलेगा। साथ में आपको मिलेगा ग्राउंड वाटर में, ज़मीन में जो पानी होता है जिसको कि हम लोग हैंडपम्प से निकालते हैं या फिर अपने खेतों में यूज़ करते हैं। तो ये मिलता है हमें ग्राउंड वाटर से और ग्लेशियर के शीट्स में और भी चीज़ों में मिलता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है कि 2.5% पानी ही हमारा फ्रेश वाटर है और 97% पानी जो है वो ओशन में, जो कि खारा है, जो कि हमारे जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, वेयर इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ लाइज, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग स्थित है अटलांटिक महासागर में, पैसिफिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर, ठीक है। इसमें है पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर में। अब यहाँ पे पूछा है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, डीपेस्ट पॉइंट पूछा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब डीपेस्ट पॉइंट क्या है, जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ पर एकदम पृथ्वी के नीचे की साइड, ठीक है, यहाँ पर डीपेस्ट। और हाईएस्ट पॉइंट बोले तो हमारे जो ऊपर है, ठीक है, हमारे जो माउंटेन हो गए, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया जो कि हमें दिखता है। लेकिन डीपेस्ट पॉइंट हमें नहीं दिखता, क्योंकि वो कहाँ पर है, वो है समुंदर के अंदर, ठीक है, समुंदर के अंदर होता है। अब ये कौन सा है, ये है पैसिफिक ओशन या फिर प्रशांत महासागर बोलेंगे। और डीपेस्ट पॉइंट का नाम क्या है, डीपेस्ट पॉइंट का नाम है मरीना ट्रेंच, ठीक है। मरीना ट्रेंच इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे मरियाना गर्त। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको 1000 बार क्वेश्चन में पूछ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो पृथ्वी का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो पैसिफिक ओशियन में है और साथ में उसका नाम क्या है, मरियाना ट्रेंच या फिर मरियाना गर्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द चूज़ द इनकरेक्ट, हमें ना यहाँ पर क्या करना है, हमें गलत चुनना है, ठीक है। मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कुछ ना कुछ एक गलत है, बाकी 3 सही हैं। चलिए देखते हैं। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत माउंटेन अफ्रीका में है, एल्प्स माउंटेन क्या यूरोप में है, ठीक है, एपालेचियन माउंटेन क्या वो नॉर्थ अमेरिका में है, एटलस माउंटेन क्या वो एशिया में है। देखते हैं, ये सही है। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन अफ्रीका में है, बिल्कुल सही है। एल्प्स माउंटेन जो है वो यूरोप में है, ये भी सही है। एपालेचियन माउंटेन जो है वो नॉर्थ अमेरिका में, ये सही है। लेकिन एटलस माउंटेन एशिया में नहीं है, ये गलत है। ये कहाँ पर है, ये है अफ्रीका में है।
चलिए इसको मैप में भी देख लेते हैं हम लोग, अच्छे से याद हो जाएगा हम लोगों को। मैप में देखते हैं, ये देखिए ये है एक बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, हाँ ये देखिए ये है एपेलेचियन माउंटेन, ठीक है। एपेलेचियन माउंटेन है, ये कहाँ पर है, ये उत्तरी अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है। और ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत देखें तो ये अफ्रीका में है, ठीक है। और कहाँ पर हो गया एल्प्स माउंटेन, ये तो कोई एंडीज पर्वत है, ये कहाँ पर है, ये दक्षिण अमेरिका में है। और एटलस माउंटेन जो कि ऑप्शन में दे रखा था कि वो एशिया में है ना, ये एशिया में नहीं है, ये अफ्रीका में है, ठीक है। और ये है एल्प्स माउंटेन, ये तो कोई एल्प्स है, ये कहाँ पे है, ये यूरोप में है। अब ये उरल माउंटेन हम पढ़ ही चुके थे, जो कि सेपरेट करता है एशिया और यूरोप को करता है। और हिमालयन माउंटेन, हिमालयन पर्वत वो कहाँ है, हमारे इंडिया में, मतलब कि एशिया में है। चलिए ये हमने सारे पर्वत देख लिया। साथ में जो रॉकी पर्वत है ना, जो रॉकी माउंटेन है, ये भी नॉर्थ अमेरिका मतलब कि उत्तरी अमेरिका में है। ये हो गया हमारे सारे पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, ठीक है। अगर हम व्यापार की दृष्टि से देखें, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, बिजिएस्ट ओशियन कौन सा है, सबसे बिजी रहने वाला महासागर कौन सा है। पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ठीक है। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक ओशन या फिर आर्कटिक महासागर। तो ये है हमारा अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर ऐसा महासागर है जिसमें से कि जो शिप जो होते हैं ना, शिप का आना जाना इनमें लगा रहता है, बार बार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इतना ज़्यादा व्यापार होता है कि ये जो अटलांटिक ओशियन है वो बहुत ही ज़्यादा, व्यापार का मतलब हो गया ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, ठीक है। नंबर 1 तो हो गया कि ये। अगर हम दूसरी बात अगर हम देखें तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि इसकी जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, इसकी जो कोस्ट लाइन है हमारे अटलांटिक महासागर की, वो इर्रेगुलर है। इतनी इर्रेगुलर है कि वो एक नेचुरल हार्बर खुद ही बना लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शिपों का आना जाना होता है ना, वो बहुत ही आसान हो जाता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट हमारा था कि बिजिएस्ट ओशन कौन सा है, तो वो है अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। और अगर हम इसको मैप में देखें तो ये देखो, ये रहा अटलांटिक ओशन, ये है अटलांटिक ओशन, ये हमारा अटलांटिक ओशन हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो अटलांटिक ओशन की अगर हम शेप देखें तो उसका आकार देखें तो उसका एस शेप होता है, एस शेप, ये देखो एस शेप है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में आता है कि कौन सा महासागर है जिसकी एस शेप है, तो एस शेप किसकी है, वो है हमारे अटलांटिक ओशियन की, अटलांटिक महासागर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ओनली ओशियन नेम आफ्टर द कंट्री, महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। इंडियन हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर एंटार्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर है इंडियन महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने से ही पता पड़ रहा है। और ये जो गौरव है ना, ये हमें प्राप्त हुआ है, हमारे इंडिया वालों को प्राप्त हुआ है, हमारे भारत को प्राप्त हुआ है कि हमारे इंडिया के नाम पर एक महासागर का नाम है। कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना, और कितनी ज़्यादा खुशी की बात है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्कटिक ओशियन कनेक्ट्स विद पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ द, नैरो स्ट्रेच आएगा यहाँ पे, ठीक है, नैरो स्ट्रेच ऑफ द शैलो वाटर, कि आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से एक जल वाले संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, टॉरस स्ट्रेट, बास स्ट्रेट या फिर डेविस स्ट्रेट। तो इसका आंसर है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। अगर उसको, इसमें देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि आर्कटिक ओशियन, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पूछता है कि आर्कटिक ओशन पैसिफिक ओशन से किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ है हमारा बेरिंग स्ट्रेट। और स्ट्रेट या फिर जल संधि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जल संधि का मतलब एक पतली सी जल की एक एरिया जो कि दो बड़े महासागरों को जोड़ता हो। तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन, यहाँ पे आर्कटिक ओशन क्या जोड़ रहा है, वो जोड़ रहा है बेरिंग स्ट्रेट। अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं, ये देखो ये है, हल्का छोटा करते हैं, यहाँ पर ये हो गया आर्कटिक महासागर और ये है प्रशांत महासागर, ठीक है। यहाँ पे और कंटिनेंट आएगा एक, तो ये जो स्ट्रेट है, ये जो जल संधि है, ये जोड़ रही है देखो आर्कटिक महासागर को, प्रशांत महासागर को, जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला,
कि बेस्ड ऑन द कंपोजिशन एंड टेम्परेचर द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेयर्स। ये बोल रहा है कि वायुमंडल को उसके घट को, यहाँ पे घट को आएगा, घट को तापमान तथा अन्य के आधार पर कितनी परतों में बांटा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं बोलूँ तो इसमें बांटा जाता है 5 परतों में। अगर क्वेश्चन है कितनी परतों में बांटा जाता है तो 5 परतों में बांटा जाता है। अगर उसकी परतों के नाम क्या है तो नाम है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, मतलब कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये हो गया, तो हो गया हमारी 5 परतें हो गई। इसको देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हो गया हमारा क्षोभ मंडल। ठीक है, ये जब हमारी धरती है, धरती के पास क्या पड़ेगा, क्षोभ मंडल। थोड़ा और ऊपर गए तो समताप मंडल, थोड़ा और ऊपर गए तो मध्य मंडल, थोड़ा और ऊपर गए तो आयन मंडल और ऊपर गए तो बहिर्मंडल। ये हमारी होगी 5 परतें, 5 लेयर है। किसकी है, ये वायुमंडल की हमारी 5 लेयर है। एटमॉस्फेयर की हमारी ये 5 लेयर्स हैं। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अब देखो इंग्लिश में क्या है, ये हमारा हो गया अर्थ, पृथ्वी। तो ऊपर गए, पृथ्वी के पास कौन सी पड़ती है, ट्रोपोस्फेयर पड़ती है। थोड़ा और ऊपर गए स्ट्रेटोस्फेयर, और ऊपर मीजोस्फेयर, और ऊपर थर्मोस्फेयर, थोड़ा और ऊपर तो एक्सोस्फेयर। तो यहाँ पे भी कितनी लेयर हो गई, 5 लेयर्स हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस इम्पॉर्टेंट फॉर कीपिंग द प्लैनेट वार्म एंड असेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ऐसी कौन सी गैस है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है, साथ में पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होती है। ऐसी भी गैस होती है, हाँ होती है, बिल्कुल होती है। तो कौन सी गैस होती है वो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। तो वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब पृथ्वी पौधों की वृद्धि के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये देखो, ये है हमारा पौधा। ठीक है, हमारा कोई पौधा है। ठीक है, ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, अपना खाना बनाता है और साथ में ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ देता है। तो इसके लिए जिंदा रहने के लिए इम्पोर्टेंट क्या हुआ, इसकी वृद्धि के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट क्या हुई, इसकी इम्पोर्टेंट हुई कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहीं पे यही बोला गया कि पौधों की वृद्धि के लिए इम्पोर्टेंट गैस कौन सी है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारी पृथ्वी को गर्म करने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक गैस होती है। ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, मतलब कि हमारा वातावरण है। अब यहाँ पे जब पृथ्वी गर्म होती है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो उसकी हीट या फिर ऊष्मा जो होती है, उसकी जो ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती बल्कि उसको रिफ्लेक्ट वापस कर देती है, जिससे कि हमारी अर्थ गर्म रहे और हमारी जो पृथ्वी है उस पर जीवन पनपे। तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी। यहाँ पे हमने क्या सीखा, पृथ्वी गर्म रहती है कार्बन डाइऑक्साइड से और पौधों की वृद्धि में वो हेल्प करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो। यहाँ पूछा है कि वायुमंडल का घनत्व तेजी से घटता है जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, दाएं जाते हैं, बाएं जाते हैं। तो इसका सही आंसर है जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो जो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, वायुमंडल का जो घनत्व है वो घटता है। अब वो कैसे घटता है, वो ऐसे घटता है, ये देखो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, तो यहाँ पर जितनी भी गैसें होंगी, ठीक है, उसका जो घनत्व होगा, डेंसिटी होगी, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगी, एकदम एक दूसरे के पास पास होंगी। ठीक है, पास पास होंगी, थोड़ा और ऊपर जाएंगे, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगी। ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो और दूर हो जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो और दूर और दूर और दूर। अब ऐसा क्यों है, ये इसीलिए है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर गुरुत्वाकर्षण बल अगर हम बोलें, वो होने की वजह से पृथ्वी क्या करती है ना कि अपने अंदर गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो इन सभी गैसों को खींचती है, और खींचने की वजह से क्या होती हैं, गैसें पास पास आ जाती हैं, तो इनका घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होती जाएगी और ये जो घनत्व होता है, किसका घनत्व, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का जो घनत्व है, गैसों का जो घनत्व है वो कम होता जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच हेमिस्फेयर इज नोन एज लैंड हेमिस्फेयर। कौन सा गोलार्ध स्थलीय गोलार्ध कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर या फिर पश्चिमी गोलार्ध। तो इसका सही आंसर है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध जो है उसको हम लोग लैंड हेमिस्फेयर या फिर स्थलीय गोलार्ध भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, चलो देखते हैं, मैप में देख लेते हैं, इसको आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसको क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों बोला जा रहा है इसको। ये रहा यहाँ पे, अगर हम इसको देखें तो ये देखो, ये है हमारा पूरा वर्ल्ड का मैप है, यहाँ से जा रही है हमारी इक्वेटर लाइन।
ठीक है, इक्वेटर जा रही है, ठीक है, विषुवत रेखा जा रही है। तो यहाँ पर ऊपर देखोगे तो देखो ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है, यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और यहाँ पर हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर, मतलब दक्षिणी हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो ये उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर देखेंगे ये देखो यहाँ पे लैंड, यहाँ पे देखो ज़मीन कितनी सारी है, ज़मीन ही ज़मीन है, पूरे में ज़मीन 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 ज़मीन, यहाँ पे ज़मीन है। ये ज़मीन तो इतनी सारी जो हमें दिख रही है, छोटे छोटे हमारे को भी होते हैं, आइलैंड्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो पूरी ज़मीन होगी, ज़मीन पे ज़मीन, ज़मीन पे ज़मीन, ऐसे ऐसे करें तो कितना ज़मीन होगी ज़मीन। लेकिन यहाँ पे अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में आए, हेमिस्फेयर में आए, साउदर्न हेमिस्फेयर में, देखो यहाँ पर इतनी सी ज़मीन है, इतनी ज़मीन, इतनी ज़मीन, इतनी ज़मीन, बाकी सारा तो पानी ही है ना। तो इसीलिए इसी वजह से, ठीक है, और ये होगा, ये अटलांटिक हो गया, एंटार्कटिक, ठीक है। इसी की वजह से यहाँ पर पूरा जो साउदर्न हेमिस्फीयर में पानी ज़्यादा है, लैंड कम है। क्या ज़्यादा है यहाँ पर? वाटर ज़्यादा है और लैंड जो है वो कम है। और लेकिन अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो यहाँ पर लैंड ज़्यादा है और पानी जो है वो कम है। इसी की वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उसको हम लोग लैंड हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा, क्योंकि मैंने आपको पूरा मैप के साथ पढ़ाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ये वाला, ये हो गया क्वेश्चन हमारा कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय द परसेंटेज। यहाँ पूछा है कि वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वायुमंडल में पूछा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। अगर हम इसको देखते हैं, ऐसे करते हैं, नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 78% है, ठीक है, 78% हो गया। ऐसे देखते हैं यहाँ पे, ये गलत बन रहा है, दोबारा बनाते हैं, ठीक है, एक मिनट। ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे और ऐसे। ये देखो 78% क्या है यहाँ पे? नाइट्रोजन है, ठीक है। अब इसमें क्या है? 21% जो होता है वो क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। और जो बाकी बचा 1% में क्या आता है? आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी या फिर बाकी दूसरी गैसेस हो गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने? 1% में आ गया, साथ में आर्गन भी आएगा। 78% नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया हमारा 21%। अब यही वही नाइट्रोजन है जो कि हमारी पृथ्वी को कोई भी वो उल्का पिंड वगैरह जो आते हैं ना, मीटर्स वगैरह जो आते हैं, मीटराइट वगैरह जो आते हैं, उनको हमारी धरती पे गिरने से बचा देता है, उनको जला देता है। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ाई कर चुके हैं, एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। आपको अगर पढ़ना है जाके आप वीडियो आप देख सकते हैं, अवेलेबल है हमारे चैनल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर, एयर दैट सपोर्ट लाइफ। स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग जो जीवन के लिए सहायक है। बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। तो इसका सही आंसर है बायोस्फीयर, मतलब कि जैव मंडल, ठीक है, जैव मंडल है इसका सही आंसर। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये देखो ये है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब क्या हुआ? जैसे कि पहाड़ हो गए, रॉक्स हो गया, वो हो गया ज़मीन, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, ये हाइड्रोस्फीयर है, मतलब कि जहाँ पर कि पानी है। एटमॉस्फेयर मतलब कि वायुमंडल, जहाँ पर कि हवा है। हिंदी में देखें तो ये हो गया स्थल मंडल, वायुमंडल, और ये हो गया हमारा जलमंडल, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। इन सबको मिला के छोटा सा जो पार्ट बना, जहाँ पर कि एटमॉस्फेयर भी होगा, पानी भी होगा, हवा भी होगी और ज़मीन भी होगी, वो होगा हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर ऐसी जगह है जहाँ पर कि रहने के लिए, अब जैसे ये हाथी है, ठीक है, जैव मंडल हो गया, ठीक है। जैसे ये हाथी है, छोटा सा हाथी है, अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ज़मीन पे चल रहा है, ये हो गया लिथोस्फीयर, ज़मीन पे चल रहा है। और सांस के लिए वायुमंडल से क्या ले रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है, गैस ले रहा है, और पी क्या रहा है? पानी पी रहा है। तो इन सब को हमने मिला के क्या बनाया? बायोस्फीयर, मतलब कि जैव मंडल हो गया, जहाँ पर कि जीवन संपन्न होता है, वो हो गया बायोस्फीयर। 3 चीज़ों को मिलकर बनता है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर मिला के बनता है हमारा बायोस्फीयर, मतलब कि जैव मंडल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स स्टेटेड दैट अर्थ इज अ राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी कक्ष पर घूर्णन करती है, वो कौन थे? वो थे आर्यभट्ट। इन्होंने पहले ही बता दिया था, उन्होंने बोला था कि पृथ्वी गोल है और अपने ही कक्ष पर घूर्णन करती है, रोटेट करती है, ठीक है, अपनी अक्ष पर घूर्णन कर रही है, रोटेट कर रही है। कहाँ से कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइकिल ऑफ सीजन कॉज्ड ड्यू टू। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? अब जैसे ऋतु हो गई, हम लोग क्या है, सर्दी से अब गर्मी में जा रहे हैं,
तो हमारी ऋतु चेंज होगी, सीज़न चेंज हो गया है, वो किस लिए होता है? रोटेशन से, रिवॉल्यूशन से, ग्रेविटेशनल से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रिवॉल्यूशन, मतलब कि परिक्रमण की वजह से होता है। और घूर्णन की वजह से क्या होता है? घूर्णन मतलब कि अपनी ही धुरी पर पृथ्वी का घूमना, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट घूमना, पश्चिम से पूर्व की साइड घूमना, उसकी वजह से दिन और रात होते हैं, ठीक है, दिन और रात होते हैं, सुबह होती है, रात, दोपहर होती है, दिन होती है, वो अपने ही 24 घंटे में हो जाते हैं। लेकिन रिवॉल्यूशन की वजह से, अब जैसे कि सूरज है यहाँ पे, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, सूरज के चक्कर काट रही है, ठीक है, यहाँ पे चक्कर काट रही है सूरज के, तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारा यहाँ पे सीज़न चेंज होगा, यहाँ पे सीज़न चेंज होगा। इसको अगर हम देखें मैप में तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं सीज़न का मतलब क्या है कि मौसम में परिवर्तन। अब ये देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पर क्या था? ये सूरज है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है। 22 दिसंबर को यहाँ पे सर्दी है, पृथ्वी चक्कर काट रही है। फिर क्या हुआ? थोड़ा और आगे चली, फिर आया हमारा 21 मार्च। 21 मार्च को गर्मी स्टार्ट हो गई, ठीक है, मौसम चेंज हो गया, हम सर्दी से गर्मी में आ गए। उसके बाद और पृथ्वी चली इस साइड, और चली तो यहाँ पे क्या हुआ? 21 जून आ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई। यहाँ पे कम गर्मी थी 21 मार्च में, ठीक है, गर्मी की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई। अब पृथ्वी और चली सूरज का चक्कर काटते हुए, यहाँ पे 23 सितंबर आ गया। 23 सितंबर आ गया कि गर्मी यहाँ पे कम हो गई और साथ में सर्दी का आगाज़ हो गया। अब वो दोबारा गई दक्षिण, 22 दिसंबर को तो सर्दी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ पे मौसम में बदलाव किस लिए आता है? रिवॉल्यूशन की वजह से आता है, परिक्रमण की वजह से आता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन? ये तो हो गया, 27 क्वेश्चन हो गया हमारा। 28वां क्वेश्चन है कि सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पूछा है कि सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, कब पड़ती है? 21 जून को पड़ती है, ठीक है, कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, 21 जून को पड़ती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग दोबारा मैप में देख लेते हैं, ठीक है, अपने डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है हमारा 21 जून, ठीक है, 21 जून है, जिसको कि हम लोग उत्तर अयानांत या फिर समर सॉलिस्टिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तब क्या है, जो सूरज है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कर्क रेखा पे देखो डायरेक्ट पड़ रहा है, ये देखो डायरेक्ट पड़ रहा है, पूरा का पूरा पड़ रहा है, यहाँ पे कैंसर पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं उत्तर अयनांत 21 जून समर सॉलिस्टिस। अब इसी के साथ दोबारा भी और भी देख लेते हैं हम लोग साथ में कि ये देखो यहाँ पर अगर हम देखें 22 दिसंबर को क्या है? विंटर सॉलिस्टिस या फिर दक्षिण अयानांत बोलते हैं, जहाँ पर कि जो सूरज की किरणें होती है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट पड़ती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मतलब क्या हो गया? मकर रेखा पे डायरेक्ट पड़ती है। तो हमने पढ़ लिया दक्षिण अयान और ये उत्तर अयान, विंटर सॉलिस्टिस और समर सॉलिस्टिस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हाँ ये तो हो गया हमारा। अब क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, रशिया। तो ये मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। वैसे तो हम लोग क्रिसमस हमेशा सर्दी में ही मनाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे गर्मी में मनाया जाता है। वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर होता है, 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है। 22 दिसंबर में क्या होता है कि ये जो हमारा जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है ना, दक्षिणी गोलार्ध होता है, यहाँ पर गर्मी होती है, ठीक, क्योंकि सूरज की किरणें डायरेक्ट कैप्रिकॉर्न पे पड़ती हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती हैं। और जो कैंसर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा बोले तो उसमें छाया होती है, ठीक है, वहाँ पे छाया होती है। इसी की वजह से 22 दिसंबर को जो साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे वहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में वहाँ पे सर्दी होती है। तो इसलिए क्रिसमस जो है ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के दौरान मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन इक्वेटर, दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज़ नोन एज। कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं, तो पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। चलो कि 21 मार्च अभी गया है, कल परसों गया है हमारा 21 मार्च, ठीक है। 23 सितंबर को इक्वेटर पर, ठीक है, विषुव
ठीक है, इसको बोलते हैं विषुव। इक्वेटर होता है हमारा, अर्थ का इक्वेटर है, यहाँ पे डायरेक्ट सन होता है। तो हम इससे क्या समझते हैं कि अब जो सन की जो पोजीशन है, सूरज की जो पोजीशन है वो इक्वेटर पर आ गई है। अब वो धीरे धीरे ऊपर आएगा, ठीक है, कर्क रेखा पर आएगा। पहले कहाँ पर था, कैप्रिकॉर्न पर था, मकर रेखा पे था, इक्वेटर तक पहुँच चुका है, अब वो कर्क रेखा पे आएगा। तो 21 मार्च या फिर 23 सितंबर। इसको अगर हम देखें डायग्राम में तो देखो ये हमारा 21 मार्च और ये है 23 सितंबर। तो ये सूरज है, ये देखो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर है। तो यहाँ पर सूरज की जो रेज हैं वो पूरी डायरेक्ट इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ रही हैं, और वो साल में 2 बार पड़ती हैं। कब कब पड़ती हैं, 21 मार्च को पड़ती हैं और 23 सितंबर को पड़ती हैं, ठीक है, वसंत ऋतु और साथ में शरद ऋतु। चलिए यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने कि स्प्रिंग का सीज़न जब स्टार्ट होता है, ठीक है, 21 मार्च, और यहाँ पे ये स्प्रिंग, दोनों ही स्प्रिंग है। ऑटम, ठीक है, यहाँ पे हो गया 23 सितंबर और ये हो गया 21 मार्च। कहाँ पे पड़ रही हैं, यहाँ पे पड़ रही हैं इक्वेटर पर, यहाँ पे पड़ रही है इक्वेटर पर, यहाँ पे पड़ रही है हमारी कैप्रिकॉर्न पे, मतलब कि मकर रेखा पे पड़ रही है। और 21 जून पे कहाँ पड़ रही है, वो पड़ रही है हमारी कैंसर पर, मतलब कि कर्क रेखा पर। चलिए, आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ये हमारी लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिनको चाहिए उनको दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।